खाक फर्क पड़ता है ज़िंदगी में वसूल बदल लेने से। केवल ज़िंदगी और मौत के बीच का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आनंददायक हो जाता है साथियों। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे, हमारे ही इशारों पर चलती है ज़िंदगी, इसमें किसी का कसूर नहीं होता है। और बनाते हैं इतिहास वही नया जिन्हें हारना मंजूर नहीं होता है साथियों। तो मेरे स्टूडेंट साथियों को बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हारना मंजूर नहीं होगा और आप जीत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज आपके जियोग्राफी में जो आपके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है उसमें अध्याय एक बहुत प्यारा सा समागम जोड़ने आए हैं, जहां से सर्वाधिक एग्जामिनर प्रश्न पुटअप करता है साथियों, भारत का भूगोल। अब ये कई एपिसोडों में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लगे हाथों ये जरूर ध्यान रखें कि नोटबुक बेहतर बननी चाहिए और लगातार आप कंटिन्यू तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इन्हें समझने का प्रयास करें। आइए, भारत भूगोल एपिसोड 1 आपका स्वागत कर रहा है। जुड़िएगा पूरे मनोवेग से और इसे देखने का प्रयास कीजिए। एक बेहतर कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतर समागम के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं साथियों। तो भारत का भूगोल पार्ट 1 एपिसोड 1, जहां आपको ये बताएगा कि आज से हम लोग दुनिया का भूगोल ना जान करके अपने भारत का भूगोल जानेंगे। आज हम भारत के भूगोल पर अपना विचार विमर्श रखेंगे। सच पूछो एपिसोड 1 हर किसी टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि वहां से उसकी पृष्ठभूमि हमें नजर आती है कि हम करेंगे क्या, करने वाले क्या हैं, पढ़ेंगे क्या, पढ़ने वाले क्या हैं। जी हाँ, इसी दायित्व का निर्वहन हम बहुत ही बेहतर ढंग से करके दिखाएंगे साथियों। तो फिलहाल सबसे पहली बात, सबसे पहला लहजा, थोड़ा सा अंदाज बदलेंगे अब पढ़ाई का, थोड़ा सा सुरूर लाएंगे पढ़ाई में। ऐसा नहीं करेंगे कि बोझिल लगे आपको, ऐसा बनाएंगे कि दीवानगी हो जाए आपको। जी हाँ साथियों, तो भारत का भूगोल जो है, हम अगर बात करें तो सबसे पहला शब्द ही हमें मिल रहा है भारत, और हमारे प्रश्न यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं साथियों कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों, और भारत है तो कहाँ, और भारत है तो उल्लेख कहाँ पहला, और भारत है तो हमारा संविधान क्या कहता है। ऐसे तर्क वितर्क वाले प्रश्न हमारे सामने आएंगे साथियों। अब हम एक दूसरे से ऐसे प्रश्नों से मुखातिब हो रहे हैं कि जहां हमें लगेगा सचमुच कि अब हमें पढ़ाई से कुछ इस तरीके से नाता जोड़ना होगा। पहली बार मैं आपके YouTube के प्लेलिस्ट में बहुत ही अलग तरीके से भारत का भूगोल प्रोवाइड कराऊंगा, जहां आपको मजा आने वाला है साथियों। फिलहाल भारत के भूगोल में सबसे पहला तर्क बनता है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे भारत का पहले नाम आर्यावर्त हुआ करता था। आर्यावर्त, ये क्यों, ऐसा सवाल क्यों? हमारी पौराणिक गाथाएं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हमसे ये कहती हैं साथियों कि हमारे भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, जिसके कई दृष्टिकोण हैं। विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। हमारे इतिहासकारों का मानना है, जो हमारे भारत के इतिहासकार रहे हैं, वो अपने भारत की बेइज्जती नहीं करेंगे। उनका सबसे पहला, किसी भी देश के नागरिक का पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश से प्यार करें सहजता से। तो यहाँ जो भी है, जो भी दृष्टिकोण साझा करेगा इतिहासकार, वो कह रहे हैं कि मध्य एशिया तो आए ही आए हैं, लेकिन उस समय मध्य एशिया का तमाम हिस्सा हमारे कब्जे में था, अतएव ये हमारे भारतीय मूल के ही हुए। जो भी लहजा हो, जो भी इतिहासकारों का मानना हो, इतिहास आप पढ़ ही रहे हैं, इतिहास आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में हमारे द्वारा प्रोवाइड भी कराया जा रहा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल आर्यावर्त कह रहे हैं कौन? कुछ हमारी धार्मिक पुस्तकें इसे आर्यावर्त कह रही हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भारत का पहला नाम आर्यावर्त कह लीजिए साथियों, आर्यावर्त। कुछ समय आगे चलेंगे, हम अपने भारत के तमाम ऐसे नामों को जानेंगे। कुछ समय हम आगे आते हैं तो हमें अपने भारत का नाम बदला हुआ मिलता है। हमें हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान मिलता है साथियों, हिंदुस्तान। ऐसा क्यों? तो आप देखिएगा हिंदुस्तान क्यों, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। हिंदुस्तान क्यों, और हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान क्यों। देखिएगा, कुछ साथी पर्सिया के आए, कुछ लोग ईरान से आए, हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए। अच्छा, एक बात देखो कि जब हमारा भारत, बहुत ही पहले की बात अगर हम करें तो हमारा भारत वाकई में अपना एक बहुत बड़ा नाम रखता था इतिहास में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका व्यापारिक संबंध बहुत ही बेहतर था। हमारे पास खनिज संसाधनों के साथ साथ हमारे पास तमाम प्रकार की खाद्य सामग्रियों का बेहतर उत्पादन हुआ करता था। इस वजह से लोग
हमसे जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें भी खाना था, उन्हें भी जीवन का निर्वहन करना था। तो हमारे भारत का नाम आगे भी रहा है काफ़ी बेहतर। तो कुछ पर्सिया के लोग और कुछ ईरान के लोग आते कहाँ हैं? सिंधु नदी के आसपास इंडस वैली सभ्यता के बाद अगर आप देखेंगे तो जहाँ हमारे वैदिक कालीन सभ्यता का उद्भव होना शुरू हुआ, वहाँ आप ये जान पाएंगे साथियों कि ये सारी सभ्यताएं कहीं ना कहीं सिंधु नदी घाटी के आसपास ही रही हैं। फिलहाल अगर ऐसा है रही है तो चलो मान लेते हैं, उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आप पढ़ते भी आए हैं। पर्सिया ईरान के साथ ही पर्सिया ईरान के लोग हमारे पास पहुंचे व्यापार के दृष्टिकोण से या किसी अन्य मकसद से। अच्छा चलो आ ही गए, तो इनकी बोलचाल की भाषा थोड़ी सी डिफरेंस होगी ना हमसे। जी हाँ, थी भी। ये सिंधु सभ्यता को हिंदू कहते थे, सिंधु हिंदू। देखो लहजे में होता नहीं कि कुछ लोग उच्चारित शब्दों का उच्चारण कई तरीके से करते हैं, इनका भी उच्चारण थोड़ा सा ठीक ठाक रहा होगा। ये सिंधु को हिंदू बोल रहे थे। तो जब सिंधु को हिंदू बोले और सिंधु के पास रहने वाली सभ्यता सिंधुस्तान कहलाई, तो हिंदू के पास रहने वाली सभ्यता इनके अनुसार क्या बन गई? हिंदुस्तान। जी हाँ, तीनों ने क्या किया? इन्होंने अपभ्रंश कर दिया। किसका? सिंधु का अपभ्रंश किया, यानी इसमें परिवर्तन किया और इसे हिंदू बोला। सिंधु को हिंदू बोला, अतएव हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान हो गया, क्योंकि हम इसी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, हम इसी के आसपास सबसे पहले पले बढ़े लोग हैं। अतः अब हमें हिंदुस्तान कहा जाने लगा। नो डाउट, कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल आसान सा ये सीक्वेंस चल रहा है। और साथियों मैं बता दूं आपको कि भूगोल को अगर समझना है, और अपने खासकर अपने भारत के भूगोल को, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पुटअप करते हैं हमारे एग्जामिनर महोदय। तो फिलहाल हम भी कुछ ऐसा लहजा क्यों नहीं अपनाते कि हम भी सीख के जाएं, और हमेशा कठोरता से रटते हैं तो ये बेकार हो जाता है। देखो कितना आसान सा ये मामला है कि आर्यावर्त क्यों कहा, हिंदुस्तान क्यों कहा, और अब आगे देखो क्या कहेंगे। हिंदुस्तान के बाद अब हम आगे बोलेंगे भारत। भारत देखिएगा, कुछ साक्ष्यों की अगर हम बात करें साथियों, साक्ष्यों की बात करें तो एक अभिलेख आपको मिलेगा, सासानी अभिलेख। जी बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सासानी अभिलेख का जिक्र आपको 262 ईस्वी में मिलेगा। ये अभिलेख आपको कहाँ मिलेगा साथियों? तो ये बिहार में मिलेगा। जी हाँ, सासानी अभिलेख इस बात का गवाह है, पहला एक प्रमाण है जिसमें हमें अपने भारत का नाम हिंदुस्तान के रूप में मिला हुआ है। तो ऐसा भी एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है कि हिंदुस्तान का, ऐसे तो किसी ने कहा है, कब आए, शायद पर्सिया वाले, शायद ईरान वाले सिंधु को हिंदू बोले, कोई साक्ष्य तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन पहला साक्ष्य क्या है, पहला प्रमाणिक महत्व क्या है कि सासानी अभिलेख जो कि 262 ईस्वी में मिला, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का जिक्र या उल्लेख मिला है साथियों। इस वजह से हम लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानेंगे, और ये चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मस्तिष्क को देंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी हिंदुस्तान को लेकर। अब भारत को लेकर के क्या बातें आएंगी? भारत वाकई में एक बात समझिए, भारत का जिक्र तो वायु पुराण में है साथियों। वायु पुराण लीजिए, हमारे पुराणों की संख्या आपको पता है, हमारे वेदों की संख्या आपको पता है, उसी में एक पुराण है वायु पुराण। और नहीं पता है तो आप हमारे इतिहास हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से ओपन करें। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट हम वहाँ दे रहे हैं आपको, लगातार क्रमबद्ध तरीके से इतिहास प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण एक ऐसा पुराण है जहाँ से बहुत कुछ प्रमाण मिले हैं। वायु पुराण में सबसे पहले भारत का उल्लेख किया गया और वहाँ बताया गया है, वायु पुराण कहता है, कहानी सुनोगे तो मजा आएगा, देखना भूगोल भूगोल जैसा नहीं लगेगा आज। वायु पुराण कहता है कि बहुत समय पहले, ये बहुत समय पहले की बात ही है, क्योंकि भगवान वगैरह कब थे अब तो सब ऐसा रहा नहीं है। अब एक दूसरे से कि दुनिया दुश्मन, यहाँ कुछ भगवान जैसा प्रारूप आपको देखने को नहीं मिलता होगा। बहरहाल हम पुजारी हैं, हम लोग पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, हम लोग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, और शायद में भी ऐसा हो भी। वायु पुराण जो है इसका कहना क्या है? इसका कहना है कि बहुत समय पहले, इस कहानी से थोड़ा सा आपको रूबरू कराऊंगा और शायद कहानी आपको अच्छी लगे। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा और इंद्रदेव का भी नाम आपने सुना होगा। इंद्रदेव अपने शासन सत्ता को संभालने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया करते थे हमेशा, और शायद उन्हें वर्षा का देवता भी आप जानते हैं, कहते हैं।
तो इंद्रदेव जो थे उनका एक अपना सल्यूशन हुआ करता था, सबका वही व्यक्तित्व होता है कि मुझसे आगे कोई ना जाए, मुझसे आगे कोई ना बढ़ पाए। तो इंद्रदेव का मानना था हमसे ज़्यादा किसी के पास विद्या ना हो, हमसे ज़्यादा किसी के पास शस्त्र अस्त्र ना हो, हम प्रभुत्वशाली बने रहें। इसी बीच वो देख पाते हैं कि विश्वामित्र लगातार तपस्या किए जा रहे हैं, लगातार तपस्या किए जा रहे हैं। इस कठोर तपस्या का परिणाम आगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से देवलोक ही निकल जाए। अब इंद्र के अंदर कूटनीति आती है, राजनीति का एक बवंडर उनके मन में फूटता है। और इंद्र करते क्या है, इंद्र ने अपना विचार बदला साथियों। उन्होंने कहा कि अब हम कुछ जरूर करेंगे, इस विश्वामित्र की तपस्या को जरूर भंग करना होगा, अन्यथा हमारा सिंहासन डगमगा जाएगा। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए धरातल पर भेज दिया, जिसका नाम था मेनका। कहानी शिद्दत से सुनिएगा, मजा आने वाला है। मेनका पहुंचती है विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। शायद कोई ऋषि अपनी तपस्या को भंग करता है, विश्वामित्र वो भी बहुत बड़े तपस्वी, लेकिन मेनका की खूबसूरती ज़्यादा दिन तक उनकी तपस्या को भंग करने से बचा नहीं सकी। मेनका बहुत ही खूबसूरत थी, यानी कह सकते हैं सबसे खूबसूरत अप्सरा को धरा पर भेजा था इंद्र ने। अब विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र की तपस्या का भंग होने का मतलब समझना, विश्वामित्र उस सुंदर सी काया के मोह में पड़ जाते हैं और उसके साथ अपना जो भी कुछ भी क्रियाकलाप, या आप कह सकते हैं एक पारिवारिक सामाजिक एक पारिवारिक नाता से हट करके जो उनका क्रियाकलाप, जो भी संबंध उस महिला के साथ बनता है, उस अप्सरा के साथ बनता है। और जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि हमने बहुत गलत कर दिया है और इसी तपस्या के भंग होने की वजह से हमारी तमाम प्रकार की सिद्धियां नाश हो जाएंगी, उसका नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो नाराज होते हैं मेनका से। मेनका को एक पुत्री की प्राप्ति भी हो चुकी होती है। वो नाराज हो जाते हैं मेनका से और मेनका से को छोड़ करके चले जाते हैं। अब मेनका के पास बचती है कौन? वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची। अब मेनका ठहरी अप्सरा, एक निश्चित समय के लिए ही धरा पर आई है, बहुत लंबे समय तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो एक छल कपट के लिए ही तो आई थी। अब उसे जाना ही होगा। तो एक निश्चित पीरियड के बाद उसे लगता है कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। शकुंतला अभी काफ़ी छोटी थी, वो उसे जंगल के घने वनों में या घने वनों में छोड़ करके चली जाती है, जहाँ उसे जानवरों से खतरा था, तमाम चीज़ों से। लेकिन एक शकंतु या संतु नाम की पक्षी ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसको शकुंतला इसका नामकरण हुआ। ये बात देख पाते हैं जंगल में रहने वाले एक ऋषि जिसका नाम था कर्ण। कर्ण ऋषि को ये बात पता चल जाती। देखते कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को पक्षियों द्वारा पाला जा रहा है, तो उस बच्ची को उठा लाते हैं और अपने ऋषि ने अपने आश्रम में उसे जगह दे दी। अब वो बच्ची वहाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है और खूबसूरत है, अपनी माँ की तरह बेहद खूबसूरत है। एक अप्सरा से उत्पन्न हुई बच्ची काफ़ी खूबसूरत थी। बड़ी हो जाती है शकुंतला और एक बार राजा दुष्यंत वहाँ पहुँचते हैं और कर्ण ऋषि से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। तो कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं होते हैं, तो शकुंतला सामने आती है और कहती है, कहिए राजन, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमारे पिताजी आश्रम में नहीं हैं। अब राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ ही जाएंगे कि ऋषि तो महाब्रह्मचारी है, तो इनको संतान की उत्पत्ति कहाँ से हो चुकी है। फिलहाल ऐसा कुछ था नहीं। उसने सारी वृत्तांत बताई कि हमें इन्होंने गोद लिया हुआ है, हम यहीं आश्रम में रह रहे हैं। राजा दुष्यंत को यो शकुंतला बहुत ही प्यारी लगती है और वो उन्हें प्रपोज कर देते हैं कि हमसे शादी करोगी। तो शायद शकुंतला को भी दुष्यंत अच्छे लगे और उन्होंने भी उनका कहना मान लिया। अब ऋषि कई दिनों तक बाहर रहे, अतः राजा दुष्यंत उनके साथ वहीं रह गए। और ऐसे में शकुंतला के गर्भ में बच्चा आ गया। अब राजा दुष्यंत शकुंतला से वादा करके अपने राजपाट को संभालने के लिए वापस आते हैं और कहते हैं कि हम जब ऋषि आ जाएंगे हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। लो, हम तुम्हें एक निशानी देते हैं जिसे तुम संभाल के रखना। उन्होंने एक अंगूठी शकुंतला को पहना दिया। वो अंगूठी राजशाही थी। अब ये चले जाते हैं। अचानक वहाँ दुर्वासा ऋषि कुछ दिनों बाद आते हैं और शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई होती है। दुर्वासा ऋषि कई बार आवाज़ देते हैं साथियों, कई बार आवाज़ देते हैं। कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब शकुंतला अपने ध्यान से नहीं हट पाती हैं, अपनी यादों को नहीं तोड़ पाती हैं, तो ऋषि श्राप देने लगते हैं। और उस समय श्राप वाला ही मामला था। आप समझ सकते हैं महाभारत के दौर की हम बात कर रहे हैं।
काफ़ी श्राप दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जाओ, जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला घबरा जाती हैं और ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगती हैं। अच्छा, ऋषि को दया आ जाता है। तो उस समय होता क्या था, श्राप का कोई तोड़ वगैरह नहीं होता था, बस केवल थोड़ा सा उसके पीड़ा को कम किया जा सकता था बस। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, फिलहाल मैं तुम्हारे श्राप को नहीं हटा सकता, लेकिन इतना कह दूं कि जब वो तुम्हारी कोई निशानी देखेगा तो उसे याद आ जाएगा। तो शकुंतला को फिर भी अच्छा लगा। उसने सोचा कि मेरे हाथ में उनकी दी हुई अंगूठी है, जब ये उसे देखेंगे तो उसे उन्हें याद आ जाएगा। कण्व ऋषि आश्रम आते हैं, सारी कहानी को सुनते हैं और वो कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है और अब तुम अपने घर चली जाओ, यानी अपनी ससुराल चले जाओ। वो कुछ ऋषियों के साथ उन्हें भेज देते हैं। वो लेकर के जाते हैं। रास्ते में आचमन के दौरान, अर्थात हाथ वगैरह धुलने के दौरान, अंगूठी पानी में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। कहानी देखो कितना दिलचस्प है ना साथियों। उस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। अब शकुंतला काफ़ी परेशान, लेकिन पहुंचती तो है हस्तिनापुर। वहाँ पहुंच जाती है और राज दरबार में जाती है, खड़ी होती है, लेकिन राजा दुष्यंत पहचान नहीं पाते श्राप के कारण। और इसके बाद कोई निशानी भी नहीं रहती कि मैं दिखाऊं आपको। अंगूठी जो दी थी वो तो खो गई है। भरे दरबार से बेइज्जत करके राजा दुष्यंत शकुंतला को बाहर भगा देते हैं। और इस बीच मेनका आती है और अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाती है। मेनका ये देख करके वापस आती है और अपनी पुत्री को ले जाती है। एक मछुआरा एक बार मछली की जाल में उस मछली को फंसा लेता है जिसने उस मुद्रिका को निगला हुआ था। और जब उस मछली को काटता है तो उस सोने की मुद्रिका बाहर आती है और वो राजशाही मुद्रिका थी, तो कोई ऐसे ले नहीं सकता था। वो बेचते कहाँ, पकड़े जाते, और उसको रख करके फायदा क्या पाता। अतः ये वाह, जैसे आधार कार्ड आपका खो जाए तो कोई क्या कर सकता है, आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो कोई क्या कर सकता है, ठीक वही तरीका। मतलब वो उनके उपयोग का नहीं था। वो ले जाते हैं कहाँ पर, राजा के पास, दुष्यंत के पास। वहाँ पहुँचते और देते हैं। और राजा दुष्यंत जब उस अंगूठी को देखते उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और अब वो बहुत पश्चाताप करने लगते हैं और अब वो शकुंतला को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। शकुंतला तो उन्हें मिलती नहीं और इस बीच वो इंद्र के द्वारा दिए गए निमंत्रण पर इंद्रलोक जाते हैं, जहाँ से वापस आते समय एक ऋषि के कुटिया पर एक बच्चे को खेलता हुआ पाते हैं। वो बच्चा शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, उसको पकड़ करके उसके दांत को गिन रहा था। ये देख करके राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना प्रतिभाशाली, इतना ज़्यादा वो जवान बच्चा किसका है। वो उसके पास जाते हैं, उसको जैसे ही टच करते हैं उसके हाथ में बंधा हुआ धागा टूट जाता है। ये कुछ पास खड़ी हुई कन्याएं देख रही थी, जो जा करके तुरंत शकुंतला से बताती हैं। शकुंतला को तनिक भर पहचानने में देर नहीं लगती कि ये उनके पति और उस बच्चे के पिताजी आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो धागा टूट गया है। शकुंतला आती है, दुष्यंत से मिलती है, दुष्यंत माफ़ी मांगते हैं और वो जो बच्चा है उसका नाम ही है भरत। उसका नाम है भरत। ये पूरी कहानी इसलिए सुनाया क्योंकि आपके स्क्रीन पर आपका भारत आया साथियों। जिस भारत पर गर्व करते हैं, जिस भारत देश के हमवासी हैं, जिस भारत के रहने वाले हैं, इस कहानी को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे। अतः हम भूगोल की परिकल्पना अवधारणा को सजाए हुए आपके मस्तिष्क को रंगीन बना देना चाहते हैं साथियों। तो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का वृत्तांत इसलिए आपके स्क्रीन पर दिया जिससे आप समझ पाए वायु पुराण क्या कहता है। वायु पुराण कहता है वही दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न हुआ पुत्र, शकुंतला से उत्पन्न हुआ पुत्र कौन? भरत। इसी के नाम पर जो बचपन में ही शेर के दांत गिन दिया करता था, इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है साथियों। और इसका उल्लेख अगर हम सैद्धांतिक रूप से लें तो देखिएगा, इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलेगा आपको। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारत का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम साथियों, सर्वप्रथम भारत का जिक्र आपको मिलेगा। भारत का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख अगर आप देखना चाहते हैं तो हाथी गुम्फा अभिलेख देखने के लिए आप उड़ीसा जाइए, उड़ीसा के भुवनेश्वर जाइए। सारी बात उल्लिखित कर ही देता हूं मैं। उड़ीसा पहुंचिए साथियों, उड़ीसा से आप भुवनेश्वर निकलिए, यानी राजधानी पहुंचिए भुवनेश्वर, और यहाँ से लगभग 3 से 4 मील दूर आप उदयगिरी पहाड़ी पहुंचिए। उदयगिरी पहाड़ी जाइए, वहाँ पर आपको हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा। खारवेल राजा थे कलिंग के,
कलिंग राजा खारवेल का ये अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख इस बात का गवाह है, इस बात का प्रमाण है कि पहली बार कहीं भारत नाम का जिक्र किया गया है। जैसे हमने हिंदुस्तान के बारे में आपको अभिलेख के साथ परिचित कराया है, ठीक उसी तरीके से भारत का भी परिचय हमने एक अभिलेख से करा दिया साथियों। ये अभिलेख आपके सवाल बन करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं साथियों। फिलहाल यहाँ तक का दृष्टिकोण आपको अच्छा लगा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का। लीजिए, इंडिया भी तो है, इंडिया भी तो नाम है साथियों, इंडिया। इंडिया, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर, सिकंदर, समझ रहे हैं ना साथियों। इंडिया, अलेक्जेंडर आता है और जब ये वहाँ पहुँचता है हिंदुस्तान से यच गायब कर देता है और हिंदुस्तान कहता है। बोली देखना, लहजे में परिवर्तन सबके होता है। हमारे देश में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों के रंग रूप बदल जाते हैं, संस्कृतियाँ बदल जाती हैं, भाषाएँ बदल जाती हैं, बोलियाँ बदल जाती हैं, क्या क्या है। तो और आप सोचो, सिकंदर कहाँ का, मकदूनिया का शासक अलेक्जेंडर कब आता है आपको पता है, 325-26 ईसा पूर्व का मामला है ये। तो उस दौरान जब ये पहुंचता है तो हिंदुस्तान को ये यच यहाँ से गायब कर देता है, यानी एच को साइलेंट कर देता है, हिंदुस्तान ना कह करके या इसे हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तान कहता है। और धीरे धीरे जब इसके रूप में सुधार कह सकते हैं या इसके रूप में परिवर्तन कह सकते हैं या बिगड़ाव कह सकते हैं, जो भी समझ लें, तो हिंदुस्तान का आगे चल करके मामला बनता है इंडिया से, क्योंकि इंडस वैली सभ्यता के आसपास पली बढ़ी, इसीलिए इसे कहा गया इंडिया। इंडस, इंडिया, यहाँ के लोग इंडिया कहलाएंगे। अब इंडिया देश का नाम हो जाएगा। और उसमें कुछ ज़्यादा हाथ रहा अलेक्जेंडर का, क्योंकि वो आते हुए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह के पुकारा, यानी उसको इंडिया यानी ई से संबोधित करना चाहा और किया भी। ठीक है, कुछ इस तरीके का मामला रहा इंडिया को लेकर के। अब देखिए, और रही बात हमारा संविधान क्या कहता है साथियों। अब ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाणिक मसला है और सबसे महत्वाकांक्षी चीज अब हमारे लिए संविधान है, क्योंकि हमारी अब रूपरेखा राजा महाराजा पर डिपेंड नहीं है। हमारी अब रूपरेखा उस सभ्यता से को कहीं पीछे छोड़ाई है, भले ही हम उसके कल्चर, उसकी संस्कृति का आज भी समायोजन किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम संविधान के सांचे में बंधे हुए हैं और संविधान के सांचे के अनुसार, संविधान के दिए गए निर्देशानुसार हम अपने कार्यदायित्व का ही निर्वहन कर सकते हैं साथियों। संविधान का अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 कहता है, क्या कहता है? भारत एक राज्य का संघ है। इंडिया या भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ इंडिया भी है और यहाँ भारत का भी उल्लेख है। इन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का, यानी या तो इंडिया या तो भारत, जिसके लिए, और हमारे भारत के कई ऐसे नाम तो कहीं सुना नहीं, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर केस किया गया है और जहाँ पर हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था, उसमें कहा गया है कि सर इस इंडिया को हटा दीजिए। अब हमारे इस इंडिया से कोई मतलब नहीं, हमारा सीधा मतलब होना चाहिए भारत, क्योंकि हम भारतीय हैं और इंडिया का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन संविधान ने कहा नहीं, अनुच्छेद 1 में इस तरीके का परिवर्तन संभव नहीं है, इस तरीके से हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा है, फिलहाल याचिका लंबित है, कार्रवाई उस पर चलेगी आगे। देखिए होता क्या है। तो हम भारत के तमाम नामों से आपको परिचित करा चुके साथियों, भारत के तमाम नामों से। तो भारत का ये नामकरण आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो जहां आप भारत के नामों से परिचित हो चुके हैं कि भारत का नामकरण कैसे कैसे हुआ और किन किन नामों से हमारा भारत जाना जाता है और जाना जाता रहा। फिलहाल अब हम अपने भारत की एक मैपिंग व्यवस्था लाएंगे और जिसके माध्यम से, उस मैप के माध्यम से कुछ और भी चीज़ों का आकलन करेंगे। फिलहाल साथियों देखिएगा, अगर हम भारत का एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करें साथियों, तो कुछ फिलहाल इस तरीके का एक मैपिंग व्यवस्था जो कि आप भी करेंगे और हमारे साथ ये बना सकते हैं आप, और ये हो जाएगा आपका भारत। थोड़ा त्रुटि वगैरह जो भी होंगी आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि त्रुटियाँ गलती इंसान से ही होती है। और बस हमारा काम क्या है, हम अपने भारत को कैसे समझेंगे। फिलहाल एक छोटा सा भारत बनने वाला है और कुछ इस तरीके का। जी हाँ,
तो अब आप ये देख पाएंगे कि आपके भारत का मैप एक छोटा सा नमूना मैंने तैयार कर दिया है। फिलहाल जो भी इसमें त्रुटियां हो आप इसे बहुत ही फोकसली ना लें और इसे मतलब लाइटली लेने का प्रयास करें। तो अब यहाँ समझिएगा, ये हमारे भारत का मैप हो गया और अब हम काम क्या करेंगे, इसके भारत से यहाँ से बनने वाले, इसके प्रादेशिक सीमा से बनने वाले इसके अन्य तमाम प्रश्नों पर जानेंगे। वाकई में देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अब चर्चा होगी हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्तरी, सबसे उत्तरतम बिंदु की, यानी जो सबसे ऊपर है, और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, ऐसे आंकड़े को लेते हैं। देखिएगा साथियों, अगर हम ऊपर की बात करें यानी इस बिंदु को, तो कुछ वो इस तरीके से दर्शाया जाएगा 37 अंश और 6 मिनट। मिनट का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। अब जो स्टूडेंट साथी भूगोल से वाकिफ नहीं है, अब उन्हें थोड़ा सा संशय लगा होगा क्योंकि वो अक्षांश देशांतर पढ़कर नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी सी समस्या हुई होगी। देखना, मैं इस बात को, इस बारीकी को थोड़ा सा हल करके दिखा देता हूँ। समझिएगा, ये मान के चलें पृथ्वी है और पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को इस तरीके से यानी लिटा दिया गया है, इस तरीके से। इसलिए इन्हें लेटीट्यूड कहा गया है, जिन्हें आप अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं, क्योंकि ये लेटी हुई हैं तो आराम से याद कर सकते हैं, हम इन्हें लेटीट्यूड कहते हैं। और जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, कुछ इस तरीके की रेखाएं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, यानी देशांतर रेखाएं। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, किसी जगह के बारे में, वहाँ के समय के बारे में, वहाँ की गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए इन रेखाओं की ज़रूरत पड़ी और इन रेखाओं को एक काल्पनिक रूप से खींचा गया है। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई वहाँ जाकर के लाइन बना रहा है पृथ्वी पर, नहीं, वो एक काल्पनिक रेखा मान ली गई, एक अवधारणा सजा लिया गया कि फला रेखा यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा गया। तो ये जो 37 डिग्री 6 अंश लिखा है, वाकई में इसका मतलब है कि हम 37 अक्षांश की बात कर रहे हैं। हमारे भारत का जो उत्तरतम हिस्सा है वो 37 डिग्री की बात हो रही है। जैसे आप भूमध्य रेखा को, इसे 0 अंश अक्षांश कहते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 करके ऐसे आप 90 अक्षांश तक पहुंच जाते हैं, जो कि लास्ट वाला एक बिंदु के रूप में आपको प्राप्त होता है। फिर ऐसे आप नीचे की तरफ भी आते हैं तो फिर अब भी आप ऐसे काउंट करते चले जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम भूमध्य रेखा के ऊपर जा रहे हैं तो हम वहाँ 37 अंश पर, 37 डिग्री पर अपने भारत की परिकल्पना, अपने भारत की सीमा को छोड़ देंगे, यानी वहाँ पर हमारी सीमा का अंत हो जाएगा। हमारी बातों को आप समझ गए? यानी 0 से लगा करके जब आप 37 तक आ जाएंगे, 37 डिग्री और 6 मिनट तक पहुँचेंगे, तो यहाँ भारत की अंतिम यानी लास्ट सीमा या भारत का उत्तरतम बिंदु यहीं समाप्त हो जाएगा और भारत से आप छूट करके किसी अन्य देश की सीमा में जा रहे होंगे। हमारी बातों को समझ गए आप? देखिएगा, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये मिनट क्या है? समझना, आपको बता दूं 1 घंटे में 60 मिनट होता है और एक अंश को 60 मिनट से निर्धारित किया गया है। जरूरी नहीं सीमा एकदम एग्जैक्ट पर खत्म हो रही हो। तो ये चीज़ है कि मान के चलना, एक अंश के बाद दूसरे अंश तक जाने के लिए हमें 60 पतली पतली अर्थात मिनट जैसी लाइनों से गुजरना होता है। तो हम 37 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं 6 अन्य लाइनों से हमें सामना करना पड़ेगा और इसीलिए हम इसे 37 डिग्री 6 मिनट कह लेंगे। यहाँ तक की बाबत जानकारी आपको मैं दे पाया हूँ, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब मैंने आपसे कहा कि 60 अन्य काल्पनिक पतली पतली अवधारणाओं को समझ लीजिए। अर्थात कहने का मतलब हम आपको बता दें कि अगर 0 अंश से 1 अंश तक आपको जाना है तो इसके बीच में 60 मिनट का गैप है, जो यानी जो 60 अंश का गैप है, 60 अंश का मिनट का नहीं साथियों, 60 अंश का छोटे छोटे जो 1 घंटे में या कह सकते हैं 1 अंश में 60 पतली पतली काल्पनिक लाइनें मानी जाएंगी और उन पतली पतली काल्पनिक लाइनों में मान के चले 37 अंश के बाद हमें 6 कदम और चलने हैं और जब हम 60 कदम चल जाएंगे तो हम दूसरे अंश पर पहुंच जाएंगे, यानी 38 पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम 37 अंश और 6 मिनट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई साथियों? और अगर हम नीचे चले आए साथियों, अगर नीचे की बात करें तो हम कहेंगे कि 8 अंश 4 मिनट। वही मामला है कि भूमध्य रेखा के ऊपर आइएगा, 8 अंश तक जाइएगा और 8 अंश के बाद उन पतली पतली लाइनों को भी आपको 4 कदम चलना है, यानी 8 अंश 4 मिनट ये हो जाएगा। और अगर हम पूरब की बात करें, ये वाला मामला यानी पश्चिम की बात करें, तो यहाँ आप देख पाएंगे 68 अंश 7 मिनट। और अगर हम यहाँ की बात करें, इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ आप देख पाएंगे 97 अंश 25 मिनट।
जी हाँ, कुछ इस तरीके का मामला बनेगा। ये 97 अंश 25 मिनट का, ये इतने इतने का, यानी अगर हम इस तरफ भगेंगे, इस तरफ जाएंगे तो 97 अंश 25 मिनट तक सफ़र तय करेंगे, और अगर हम इस तरफ आएंगे तो 68 अंश 7 मिनट तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इतना और इधर जाएंगे तो इतना। इस तरीके से हम अपने भारत का लोकेशन जान सकते हैं। देखिएगा, अगर लोकेशन की बात आए और वो भी अक्षांशों के अनुसार, अक्षांश रेखाओं के अनुसार, अक्षांशों के अनुसार, तो आप देख पा रहे होंगे साथियों, हमारी पृथ्वी जो है, अगर यहाँ की बात करें 0 अंश अक्षांश से ऊपर की तरफ जाओगे तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अक्षांशों के अनुसार हमारे भारत का समीकरण उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करेगा, यानी हमारा भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करेगा। परंतु अगर देशांतर रेखाओं की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो पक्की बात समझना, अब हमारी लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके से है, तो हम इस मेन रेखा 0 अंश देशांतर के इस साइड में है, पूरब साइड में है, कितना है, इतना आगे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम देशांतर के अनुसार चलेंगे, देशांतर रेखाओं के अनुसार चलेंगे, तो पक्की बात मान के चलिएगा हम पूर्वी गोलार्ध का समीकरण व्यक्त कर रहे होंगे। इसका मतलब हुआ कि हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में रहने वाले हैं। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत का लोकेशन मिलेगा साथियों। क्लियर है? बाकी रही बात, अभी टाइम जोन का या तमाम ऐसी चीज़ों का जिक्र होना बाकी है, आप सहजता बनाए रखें, केवल हम अभी इसकी एक रूपरेखा बना रहे हैं बस। तो भूगोल आपको टफ ना लगे, इसलिए आप इतना समझना कि 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ इतना इतना, ये इसका लोकेशन हो गया मोटा मोटा। क्लियर है? अब समझिए, जो ऊपर का पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। भारत के उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंदिरा काल। साथियों, इंदिरा काल भारत का ये कौन सा बिंदु है? उत्तरतम, उत्तरतम बिंदु भारत का इंदिरा काल है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ये आपको मिलेगा 8 अंश पे नहीं साथियों, यहीं आपका ग्रेट निकोबार, लिख दें, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जिसका अंतिम हिस्सा कह सकते हैं 6 अंश के आसपास तक चला जाएगा। ये मत सोचना कि यही है हमारी भारत की सीमा। अगर हम भारत की और सीमा देखें, यानी दक्षिणतम बिंदु वाकई पर जाएं, तो मुख्य भूमि की बात हो रही थी, तो हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, वो 6 अंश तक प्रदर्शित कर जाता है साथियों। 6 अंश तक उसका लोकेशन मिलता है, और इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऊपर देख रहे होंगे इंदिरा काल है, और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं साथियों। इसके अन्य नाम भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। इसे हम पार्सन कहते हैं, पार्सन। इसे ही हम पिग्मेलियन कहते हैं, पिग्मेलियन कहते हैं साथियों। और इसे ही हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन कहते हैं। क्लियर है ना? इंदिरा पॉइंट, पार्सन, पिग्मेलियन, ये इसके नाम है। समझ में आएगा आपको इस तरीके से अगर आप लेंगे तब। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, परंतु वो मुख्य भूमि से संबंधित नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। मुख्य भूमि ना होकर के वो एक द्वीप है जो भारत के अंतर्गत आता है, और उसका जो आखिरी पॉइंट होगा वो लगभग 6 अंश को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अगर हम समझें, हमारे भारत का दक्षिण वाला हिस्सा लगभग 6 अंश से शुरू होता है साथियों। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? तो इसे हम दक्षिणतम बिंदु कहेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? अब आपका जवाब बदल जाएगा। अब आपका जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ये कन्याकुमारी का हिस्सा है। अब आप कह सकते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमें कन्याकुमारी के रूप में प्राप्त हो चुका है। क्लियर है ना साथियों? और अब अगर हम पूरब की बात करें, पूरब की बात करें जहां इतना आप प्रदर्शित कर चुके हैं, ये है किबुथु। किबुथु ये किसका हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। दुनिया का सबसे पहले सूर्योदय होता कहाँ है? दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये मत कहना कि अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देता है साथियों।
क्योंकि जापान सबसे ज़्यादा पूर्वी व्यवहार करता है। और आपको पता है पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, अतः लाजमी है कि सूर्य सबसे पहले पूरब की तरफ दिखाई देगा या पूर्वी देशांतर की तरफ आएगा। उस क्रम में अगर हम वापस आते हैं तो हमारे भारत का सबसे पहला पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, अर्थात सूर्य हमें सबसे पहले दिखाई देता है। और अगर हम समय रेखा की बात करें तो ठीक यही तरीका है। अगर आप विश्व की मानक समय रेखा पर जाएंगे साथियों, विश्व की मानक समय रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकली हुई है, अगर हम देखें तो वहां से हमारे भारत का समय 5.5 घंटा आगे माना जाता है। इसका जानते हो कारण क्या है? इसका केवल एक लहजा समझ लो बस, कि हम इंग्लैंड वालों से उस ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा पहले सूर्य को देख लेते हैं। ये सारा क्रियाकलाप सूर्य को देखने से है, सूर्य को हमारे सामने आने से है। तो सूर्य 5.5 घंटा पहले इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा से हमारे सामने आ चुका होता है। ये तरीका है साथियों। फिलहाल आप समझेंगे आप तो अरुणाचल प्रदेश किबुथु की बात हमने किया और हम यहाँ सूर्योदय सबसे पहले देख पाते हैं, देखिएगा। और दूसरा ये पश्चिम वाला अगर बिंदु देखें तो ये मामला गुजरात का है साथियों। कहाँ का है? गुजरात का, जिसे हम लोग गौर माता कहते हैं, गौर माता कहते हैं। क्लियर है? तो बाहर का तो लोकेशन हम लोग बना चुके हैं और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को भी जान चुके। सबसे पहला दायित्व यही हमारा है। अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आगे हमें भारत का भूगोल बेहतर समझने में मदद मिलेगी और चीज़ों को हम समझ भी पाएंगे। बहरहाल अब आप देखिएगा साथियों, इतनी बातों को हो जाने के बाद अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ अब जानेंगे कि सचमुच भारत की जो सीमा है, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसकी बात करें। अगर इस चौड़ाई की बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2933 किलोमीटर का मामला है। यानी भारत की चौड़ाई ये कहते हैं कि पश्चिम से पूरब तक 2933 किलोमीटर का दायरा है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 2933 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। आगे समझें। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये दूरी आपको मिल जाएगी 3214 किलोमीटर की। क्लियर है? तो हम दूरी की भी बात कर चुके हैं और दूरी के बारे में भी जान चुके हैं। और अगर हम यहाँ के कुछ सीमा की बात कर लें, अभी तो सीमा की ही तो बात कर रहे हैं, अगर हम सीमा की बात करें तो भारत की सीमा इतनी ही नहीं है। इसकी कुछ समुद्री मील जैसी सीमा है, कुछ जल स्तरीय सीमा भी है। देखना जैसे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ आप स्पेस बना के देख सकते हैं। यहाँ तो आपको जल मिलेगा ना, हिंद महासागर मिलेगा, इकलौता एक ऐसा महासागर जो हमारे भारत के नाम पर रखा गया, हमारे हिंदुस्तान के नाम से उसका नामकरण किया गया है। साथियों, इसका मतलब हुआ हम ये गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कोई ऐसा सागर भी है, कोई ऐसा महासागर भी है, उन 5 में से 5 ही महासागर, और उसमें से अद्भुत बात कि एक महासागर का नाम हमारे भारत के नाम पर है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमारे भारत का गौरव कितना ज़्यादा रहा होगा। देखिएगा, यहाँ से अगर बात करें तो ये जो दूरी है 12 मील की, 12 मील, 12 समुद्री मील साथियों, 12 समुद्री मील। मील क्यों नहीं कहा और समुद्री मील क्यों कह रहा हूँ, देखना, इसलिए हर बातों पर चर्चा होनी चाहिए। समुद्री मील बराबर क्या होगा? समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर होगा 1.8 मील, जो हमारे दृष्टिकोण से होता है। समुद्री मील हमारी मील से थोड़ा सा बड़ा होता है। उस समुद्री मील की लंबाई 1.8 मील की हो जाएगी हमारे हिसाब से, समझ गए ना आप? तो एक समुद्री मील बराबर इतना होता है। तो 12 समुद्री मील तक हमारी प्रादेशिक सीमा मानी जाती है। हमारी प्रादेशिक सीमा का मतलब हमारे प्रदेश की सीमा, यहाँ जो प्रदेश के साथ जिस प्रदेश के आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ से लगा करके 12 मील समुद्री मील तक उसको प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत लिया जाएगा। अर्थात ये कह लो कि यह भी हिस्सा हमारे भारत के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है ना? तो 12 समुद्री मील तक ये मामला रहेगा। आगे समझिए, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे जगह बना रहा हूँ। यहाँ देखिएगा 24 समुद्री मील तक। अब 12 की बात हटाइए, अब 24 की बात करिए, यानी 24 समुद्री मील तक, यानी 12 मील तक तो आपकी प्रादेशिक सीमा है। अब आगे आप चले जाइए 24, यहाँ से लेके 24 समुद्री मील तक। तो 24 समुद्री मील तक आपकी जो सीमा है वो वित्तीय है साथियों, वित्तीय राजकोष की,
वित्तीय राजकोष की सीमा है ये, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई अन्य देश की जहाजें वगैरह आएंगी तो उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अब हमारा उन पर टैक्स लगेगा। अगर वो हमारे 24 मील की, यानी हमारे भारत की मुख्य भूमि से लेकर के 24 समुद्री मील तक की जो दूरी है, उस दूरी के अंदर यदि किसी अन्य कंट्री की कोई शिपें आती हैं, कोई शिप आती है, तो आप ये मान के चलिएगा उसे यहाँ का टैक्स निर्वहन करना पड़ेगा, अर्थात उन पर सीमा शुल्क लगेगा। हम दूसरे लहजे में कह सकते हैं कि हमारा विस्तार कहाँ तक हो गया, अब 24 समुद्री मील तक। 12 तक तो मेरा अधिकार, स्वयं का अधिकार, लेकिन 12 के बाद सब अधिकार तुम आपका नहीं है, वो प्रादेशिक सीमा नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन फिर भी आपको अधिकार मिला है कि आप 24 समुद्री मील तक आने वाली तमाम चीज़ों पर सीमा शुल्क लगा सकते हैं, कर ले सकते हैं। और आगे देखिएगा, एक लास्ट फैक्ट आपको दे दूं, 200 समुद्री मील का, 200 समुद्री मील का साथियों, ये लास्ट फैक्ट है। 200 समुद्री मील अर्थात कहने का मतलब अगर हम 200 समुद्री मील पर जाएंगे तो वहाँ का जो अनन्य प्राकृतिक संपदा है उस पर हमारा अधिकार बन सकता है। 200 समुद्री मील का मतलब हुआ अनन्य प्राकृतिक संपदा पर अधिकार, प्राकृतिक संपदा पर अधिकार। यहाँ तक आप मछली वगैरह पकड़ सकते हैं, यहाँ की तमाम प्रकार के संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर समुद्र में मिलने वाली तमाम चीज़ों का पर आपका अधिकार है। फिलहाल ये आपकी प्रादेशिक सीमा नहीं है, आप कह सकते हैं ये हमारे अनन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित किए जाते हैं और कर भी सकते हैं। हमारी बातों को समझ गया? तो सीमा कुछ इस तरीके से निर्धारित है और ये सीमा आप देख ही पा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको लगे हाथ समुद्री सीमाओं के बारे में भी परिचित करा दिया है साथियों। ये मान के चलें कि यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिलहाल ये मामला कैसा लगा और आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। तो भारत के भूगोल का पार्ट 1 आप देख चुके हैं। अब इसके बाद कई एपिसोड आएंगे जहां एपिसोड पर एपिसोड हम लगाते रहेंगे। आज तो खास बस इतनी रही बातें कि भारत का नामकरण कैसे हुआ है और भारत की सीमाओं को कैसे कैसे जाना जाता है और भारत की सीमाएं कैसी हैं, उन तमाम बातों पर हमारा दृष्टिकोण बना रहा साथियों। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।